हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास की जो बुक चल रही है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें हमारा 6वां चैप्टर चल रहा है मिट्टियों वाला। और उसमें हमने मिट्टियों के बारे में बात कर रहे थे। शुष्क मृदा और लवण मृदाएं हमने बता दी थी। आज हम बात करेंगे पीठ में मृदा। देखिए, पीठ में मृदाएं कौन सी होती हैं। देखिए बच्चों, ये मृदाएं भारी वर्षा यानी अधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता, अधिक नमी वाले नमी से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो, जहाँ पेड़ पौधे अधिक पाए जाते हैं। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वो पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो मृदा को हुमस यानी उपजाऊपन और पर्याप्त मात्रा में जैव तत्व प्रदान करते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक होती है। यानी इन मिट्टियों में जो जीवों के मृत अवशेष होते हैं वो 40 से 50% तक पाए जाते हैं। ये मृदाएं सामान्यतः गाढ़े और काले रंग की होती हैं। अनेक स्थानों पर ये क्षारीय भी होती हैं। ये मृदाएं अधिकतर बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगली आती हैं वन मृदाएं। वन यानी जंगल, पेड़ पौधों के सघन क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदाएं। तो देखिए बच्चों, वन मृदाएं अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही बनती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ जंगल पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वहाँ पर होता है। इस पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। घाटियों में ये दुमटी और पांसू होती हैं, दोमट प्रकार की। और पांसू का मतलब होता है गीली गीली, मतलब पिघल के या पानी के मिलने से ये बहने लगती है। तथा ऊपरी डालों पर ये मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमाच्छादित यानी बर्फीले क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। अनाच्छादन का मतलब होता है अपने स्थान से हटकर के किसी दूसरे स्थान पर चले जाना। और ये अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती हैं। इनमें उपजाऊपन कम पाया जाता है। निचली घाटियों में पाई जाने वाली मृदाएं उर्वर होती हैं। ऊपर की गई चर्चा से स्पष्ट होता है कि मृदाएं, उनका गठन, गुण व प्रकृति फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरण एवं वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। मृदाएं जीवित तंत्र होती हैं। किसी भी अन्य प्राणी की तरह यह विकसित, क्षय या निम्नीकृत होती हैं। यदि समय पर इनका सही उपचार किया जाए तो उनमें सुधार भी होता है। मृदाएं उन तंत्र के अन्य घटकों पर गहरा प्रभाव डालती हैं जिसका वे स्वयं एक अंग हैं। तो मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं बच्चों मृदा अवकर्षण की। मृदा अवकर्षण का मतलब होता है मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। मोटे तौर पर मृदा अवकर्षण को मृदा की उर्वरता के ह्रास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी मिट्टी में जो उपजाऊपन है वह कम होता जा रहा है, और कम होने की प्रक्रिया मृदा अवकर्षण कहलाती है। इसमें मृदा का पोषण स्तर गिर जाता है तथा अपरदन और दुरुपयोग के कारण मृदा की गहराई कम हो जाती है। भारत में मृदा संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण है मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण की दर भूआकृति, पवनों की गति तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। यानी मिट्टी में जो उपजाऊपन में अंतर पाया जाता है वह भूमि की बनावट, हवा की गति तथा वर्षा की मात्रा, इन तीनों कारकों के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। अब आता है मृदा अपरदन। तो बच्चों देखिए, मृदा अपरदन यानी मृदा का अपने स्थान से टूट करके बिखरना। मृदा के आवरण का विनाश, मृदा का जो ऊपरी आवरण उसका विनाश मृदा अपरदन कहलाता है। बहते जल और पवनों की अपरदनात्मक क्रियाएं तथा मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं साथ साथ घटित होती हैं। यदि कहने का मतलब मृदा के निर्माण की और मृदा के विनाश की प्रक्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं। सामान्यतः इन दोनों प्रक्रियाओं में एक संतुलन बना रहता है। धरातल से सूक्ष्म कणों के हटने की दर वही होती है जो मिट्टी की परत में कणों के जुड़ने की होती है। तो धरातल से जो सूक्ष्म कण हटते हैं उनकी दर और मृदा की परत में कणों के जुड़ने की दर जो है वो बराबर होती है। कई बार क्या होता है, प्राकृतिक अथवा मानवीय कारकों से यह संतुलन बिगड़ जाता है।
जिससे मृदा के अपरदन की दर बढ़ जाती है और मृदा अपरदन के लिए मानवीय गतिविधियां भी काफ़ी हद तक उत्तरदायी हैं। जुड़ने की बजाय विनाश की दर, मिट्टी के विनाश की दर बढ़ जाती है और इसके लिए मानवीय जो गतिविधियां हैं, मानवीय कारक हैं, वो काफ़ी हद तक उत्तरदायी होते हैं। जनसंख्या बढ़ने के साथ भूमि की मांग भी बढ़ने लगती है। मानव बस्तियों, कृषि, पशुचारण तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति साफ कर दी जाती है। मानव अपनी बस्तियों के लिए, कृषि के लिए, पशुओं के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, वन और अन्य प्राकृतिक वनस्पति को साफ कर दिया जाता है। तो मृदा को हटाने और उसका परिवहन कर सकने के गुण के कारण पवन और जल मृदा अपरदन के दो शक्तिशाली कारक हैं। यानी हवा और जल, इनके द्वारा ही मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है और जल के द्वारा तो सबसे ज़्यादा होता है। पवन यानी हवा द्वारा अपरदन शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेशों में महत्वपूर्ण है, जहाँ रेगिस्तानी क्षेत्र है। भारी वर्षा और खड़ी ढालों वाले प्रदेशों में बहते जल द्वारा किया गया अपरदन महत्वपूर्ण होता है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो अपरदन होता है वो जल के द्वारा होता है। जल अपरदन अपेक्षाकृत अधिक गंभीर और भयानक होता है और यह भारत के विस्तृत क्षेत्रों में हो रहा है। जल अपरदन दो रूपों में होता है, ये अंडरलाइन कर लेना। एक तो परत अपरदन और एक अवनालिका अपरदन। एक तो मिट्टी के ऊपरी परत का अपरदन हो जाता है, दूसरा इसमें क्या है, नालिका बन जाती है। जैसा कि नीचे चित्र में दिया हुआ है बच्चों, ये चित्र दिया हुआ है, ये अवनालिका अपरदन है, ये नालियों के माध्यम से ये पानी जा रहा है। तो देखिए बच्चों, परत अपरदन समतल भूमियों पर मूसलाधार वर्षा के बाद होता है और इसमें मृदा का हटना आसानी से दिखाई भी नहीं देता परत अपरदन में, लेकिन यह अधिक हानिकारक है क्योंकि इससे मिट्टी की जो सूक्ष्म और अधिक उर्वरक ऊपरी परत है वो हट जाती है मिट्टी अपरदन में। अवनालिका अपरदन सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है, जहाँ ढाल तीव्र होता है। तो वर्षा से घेरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमियों को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती हैं। जिस प्रदेश में अवनालिका यानी छोटी छोटी नालियाँ अथवा बीहड़ कहते हैं इसको, अधिक संख्या में होते हैं, उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। तो देखिए, ऐसी उत्खात भूमि चंबल नदी में पाई जाती है। चंबल नदी की द्रोणी में बीहड़ बहुत विस्तृत हैं। इसके अतिरिक्त ये तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में भी पाए जाते हैं। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है अवनालिका अपरदन से। किस तरह के क्षेत्रों में अवनालिका अपरदन संभव है? तो जो भूमि वाले ढाल वाले जो क्षेत्र हैं उनमें अवनालिका अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। मृदा अपरदन भारतीय कृषि के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। इसके दुष्प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। नदी की घाटियों में अपरदित पदार्थों के जमा होने से उनकी जल प्रवाह क्षमता क्या है, घट जाती है। इससे प्राय बाढ़ें आती हैं तथा कृषि भूमि को क्षति पहुंचती है, क्योंकि जब अपरदन होता है तो इनके साथ में बहता हुआ जो मलबा होता है वह नदियों के मार्ग में जम जाता है, जिससे नदियों का मार्ग बदल जाता है और मार्ग बदलने के कारण बाढ़ें आती हैं। इससे कृषि भूमि क्षति पहुंचती है। वनोन्मूलन, वनों का विनाश मृदा अपरदन के प्रमुख कारणों में से एक है। पौधों की जड़ें मृदा को बांधे रखकर अपरदन को रोकती हैं। पत्तियां और टहनियां गिरकर भी मृदा में ह्यूमस की मात्रा में वृद्धि करती हैं। वास्तव में संपूर्ण भारत में वनों का विनाश हुआ है, लेकिन मृदा अपरदन पर उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। तो भारत में वनों का विनाश बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मृदा का अपरदन भी उनका प्रभाव देश के पहाड़ी भागों में अधिक पड़ा है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई होती है, कृषि होती है, उन क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफ़ी बड़ा भाग अति सिंचाई के प्रभाव से, ज़्यादा पानी देने से खेतों में लवणीय होता जा रहा है, खारापन होता जा रहा है। मृदा के निचले संस्तरों में जमा हुआ जो नमक है वो धरातल के ऊपर आकर उर्वरता को नष्ट कर देता है। जो मिट्टी के अंदर नमक जमा होता है, जब ज़्यादा पानी देते हैं, खेत में पूरे में पानी भरा रहता है, तो पानी भरा होने के कारण उसमें ऊपर से यानी मिट्टी के नीचे के परतों से नमक घुल करके ऊपर आ जाता है और वो जमा हो जाता है। इससे भूमि ऊसर हो जाती है, उसका उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। रासायनिक उर्वरक भी मृदा के लिए हानिकारक हैं। जो रासायनिक खाद वगैरह हैं वो भी इसके लिए हानिकारक होते हैं। जब तक मृदा को पर्याप्त ह्यूमस नहीं मिलता, रसायन इसे कठोर बना देते हैं और दीर्घकाल में इसकी उर्वरता घट जाती है।
यह समस्या नदी घाटी परियोजनाओं के उन सभी समादेशी कमांड एरिया जहाँ तक पानी पहुँचता है में अधिक है, जो हरित क्रांति के आरंभिक लाभ भोगी थे। अनुमानों के अनुसार भारत की कुल भूमि का लगभग आधा भाग किसी न किसी मात्रा में अवकर्षण से प्रभावित है। इसके बाद देखिए बच्चों, प्रतिवर्ष भारत में अवकर्षण के कारक लाखों टन मृदा और उसके पोषक तत्वों का ह्रास करते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी राष्ट्रीय उत्पादकता पर पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि मृदाओं के उद्धरण और संरक्षण के लिए तत्काल उपाय किए जाएं। अब आता है मृदा का संरक्षण, कि मृदा अपरदन जो हो रहा है बच्चों, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। तो देखिए, मृदा संरक्षण का मतलब मृदा को अपरदन से बचाना। यदि मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट है मानवों द्वारा इसे रोका भी जा सकता है। संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के लिए अपने नियम हैं। बिना संतुलन बिगाड़े भी प्रकृति मानवों को अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। हमारी प्रकृति मृदा संरक्षण एक विधि है जिसमें मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मिट्टी के अपरदन और क्षय को रोका जाता है और मिट्टी की निम्नलिखित दशाओं को सुधारा जाता है। तो मृदा संरक्षण क्या एक विधि है जिसमें हम मिट्टी के अपरदन को रोक सकते हैं, क्षय को रोक सकते हैं और उसकी जो निम्नीकृत या जो अपरदित हो रही है उसमें सुधार कर सकते हैं। मृदा अपरदन मूल रूप से दोषपूर्ण पद्धतियों द्वारा बढ़ता है। किसी भी तर्क संगत समाधान के अंतर्गत पहला काम ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना है। जो ढाल वाले खेत हैं खुली भूमि पर नहीं होना चाहिए। 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि का उपयोग कृषि के लिए नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा ढाल वाली भूमि का हम कृषि के लिए उपयोग नहीं कर सकते। यदि ऐसी भूमि पर खेती करना जरूरी भी हो जाए तो इस पर सावधानी से सीढ़ीदार खेत बना लेने चाहिए, जो सीढ़ी बनाते हैं इस तरीके से, ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। भारत के विभिन्न भागों में अति चराई और स्थानांतरित कृषि ने भूमि के प्राकृतिक आवरण को क्या कर दिया है, दुष्प्रभावित किया है, जिससे विस्तृत क्षेत्र अपरदन की चपेट में आ गए हैं। ग्रामवासियों को इनके दुष्परिणामों से अवगत करवाकर इन्हें, देखिए बच्चों, ये सीढ़ीदार कृषि इस तरीके से होती है। सीढ़ीदार कृषि बना करके मतलब खेत बना करके हम आसानी से कृषि कर सकते हैं। तो अवगत कराकर इन्हें अति चराई और स्थानांतरित कृषि, जो स्थान बदल बदल कर जो कृषि की जाती है, उसे नियमित और नियंत्रित करना चाहिए। समोच्च रेखा यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों के अनुसार मेड़बंदी, समोच्च रेखीय सीढ़ीदार खेत बनाना, नियमित वानिकी यानी पेड़ पौधे लगाना, नियंत्रित चराई पशुचारण, आवरण फसलें उगाना, मिश्रित कृषि करना, सस्यावर्धन यानी फसल बदल बदल कर बोना आदि उपचार के कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग मृदा अपरदन को कम करने के लिए प्राय किया जाता है। अवनालिका अपरदन को रोकने तथा उनके बनने पर नियंत्रण के प्रयत्न किए जाने चाहिए। अंगुल्याकार अवनालिकाओं को सीढ़ीदार खेत बनाकर समाप्त किया जाना चाहिए। बड़ी अवनालिकाओं में जल की अपरदनात्मक तीव्रता को कम करने के लिए रोग बांधों की एक श्रृंखला बनानी चाहिए। अवनालिकाओं के शीर्ष की ओर फैलाव को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यह कार्य अवनालिकाओं को बंद करके सीढ़ीदार खेत बनाकर अथवा आवरण वनस्पति का रोपण करके किया जा सकता है। शुष्क और अर्ध शुष्क यानी सूखे और आधे सूखे क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि पर बालू की टीलों के प्रसार को वृक्षों की एक रक्षक मेखला यानी पेड़ों की कतार लाइन बनाकर तथा वन्य कृषि करके रोकने के प्रयास करने चाहिए। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदलना चाहिए, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान CAZRI केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान ने पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीलों को स्थिर करने के प्रयोग किए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने देश के विभिन्न भागों में मृदा संरक्षण के लिए अनेक योजना बनाई गई हैं। ये योजनाएं जलवायु की दशाओं, भूमि संरूपण तथा लोगों के सामाजिक व्यवहार पर आधारित हैं। ये योजनाएं भी एक दूसरे से तालमेल बनाए बिना ही चलाई गई हैं। अतः मृदा अपरदन संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय भूमि उपयोग की समन्वित योजना ही हो सकती है। भूमि का उनकी क्षमता के अनुसार ही वर्गीकरण होना चाहिए। भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए जाने चाहिए और भूमि का सर्वथा सही उपयोग किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण का निर्णायक दायित्व उन लोगों पर है जो उसका उपयोग करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा आज का पाठ समाप्त हो गया है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर है। मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा। रेगर मृदा किसे कहते हैं? काली मृदा को। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण जल अपरदन। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निर्मित किस कारण से लवणीय होती जा रही है? अति सिंचाई। बाकी के बच्चों ये क्वेश्चन आंसर में नोट्स में करा दिए हैं। आज का पाठ ये खत्म हो गया, हमारा 6वां पाठ। धन्यवाद।